पैराग्राफ लिख दिया इसमें। ओजोन गैस उसी का उस बता जहाँ लिखा गया था उसका आगे लिखा है। ये पढ़े थे ना हम वायुमंडल या उष्णमंडल कई नाम थे लिखे आगे से। ओजोन लेयर के परत पृथ्वी से लगभग 30 किलोमीटर से 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक होती है। ओजोन गैस की यह परत सूर्य से पृथ्वी पर आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को सोख लेती है। आयनमंडल में ही विद्युत कण उपस्थित रहते हैं। जो पृथ्वी से प्रक्षेपित विद्युत तरंगों को पृथ्वी पर परावर्तित कर देते हैं। इसी के द्वारा पृथ्वी पर रेडियो, टेलीविजन एवं रिमोट सिस्टम काम करते हैं। अगला लिखिए वायुमंडल। लिखिए वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है। इसकी ऊपरी सीमा अनिश्चित है।
इस परत में अनिश्चित है। इस परत में वायु का घनत्व सबसे कम होता है। ऐसा माना जाता है कि वायुमंडल के बाद अंतरिक्ष की सीमा की शुरुआत हो जाती है। अगले दिन वायुमंडल का महत्व। नंबर 1, यह सूर्य से आने वाली नंबर 1, यह सूर्य से आने वाली घातक एवं हानिकारक परावैंगनी किरणों को रोककर इन किरणों से जीवधारियों को बचाने में सहायता करती है। नंबर 2, पृथ्वी पर जीवन हेतु अनुकूल तापमान बनाए रखता है। जिससे धरातल का तापक्रम नियंत्रित रहता है। अगला, वायुमंडल द्वारा पृथ्वी पर ध्वनि तरंगे एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है। अगला, वायुयान की उड़ानें भी
वायुमंडल के कारण ही संभव है। अगला, पृथ्वी पर मौसम परिवर्तन वायुमंडल के कारण है। वायुमंडल के कारण ही होते हैं, जैसे वर्षा का होना, वायु का संचार, तापमान का संतुलन इत्यादि। जीवन के लिए उपयोगी गैसें भी, जीवन के लिए उपयोगी गैसें भी हमें वायुमंडल के द्वारा ही प्राप्त होती है, वायुमंडल के द्वारा ही प्राप्त होती है। वायुदाब की पेटियां, पेटियों का मतलब क्या होगा? ये तो हम लोगों ने पढ़ा कि हमारे वायुमंडल की संरचना कैसी थी, उसका संगठन कैसे हुआ था। संगठन में हम लोगों ने देखा कि किन किन गैसों से मिलकर वायुमंडल का निर्माण हुआ है, और उसकी संरचना हम लोगों ने देखा कि उसके स्तर में क्या क्या आता है। 5 स्तर का होता है: क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और वायु मंडल। तो इन मंडलों की अपनी एक अलग विशेषता है, और इसमें जो सबसे ज्यादा सवाल पूछता है कि पृथ्वी पर जीवन संबंधी घटनाएं किस मंडल पर होती है? क्षोभ मंडल। आपको ओजोन परत के बारे में जानना है, और ओजोन परत के जो जिसको हम लोग कहते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव, जब हमारे वायुमंडल में CO2 गैस की मात्रा बढ़ती है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? हरित, ठीक, ग्रीन हरित प्रभाव कहा जाता है। और यह जब हमारे यहाँ का तापमान बढ़ता है, तापमान बढ़ने के 2 कारण हैं। एक तो क्या होता है, ओजोन परत में छिद्र हो रहा है, पराबैंगनी किरणें आती हैं, और दूसरा क्या है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता है वायुमंडल में, तो यह सूर्य की ऊर्जा को क्या करता है? सोख लेता है। एक तो ओजोन गैस है, वो तो सोखती है किनको? पराबैंगनी किरणों को, वो तो ठीक काम कर रही है। जो हानिकारक गैसें हैं उनको सोख ले रही, वो काम ठीक कर रही। लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड है वह पराबैंगनी किरणों को नहीं सोखता है, बल्कि तापमान को सोखता है। जब तापमान को एक तो ऊपर से आधा समय सोख लेता है, और फिर जब नीचे से भौमिक विकिरण के रूप में तापमान बाहर आता है, फिर सोख लेता है। तो यह क्या करता है? वायुमंडल को, हमारे पर्यावरण को गर्म करता है, मतलब कि तापमान को बढ़ा देता है। तो इस बाकी अब हम लोग देखेंगे कि इसकी पेटियां हैं। पेटियों का मतलब ये होता है कि हम लोग देखेंगे कि हवाएं लगभग 2 तरफ से चलती है। एक निम्न वायुदाब होता है, एक उच्च वायुदाब होता है। अगर पूरब की तरफ निम्न वायुदाब है तो हवाएं पश्चिम की तरफ चलती हैं, जिसे हम लोग पश्चिमा कहते हैं। और जब पश्चिम में निम्न वायुदाब होगा तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? पूर्वांचल वायु। मतलब कि आप ऐसे समझिए कि जिस तरफ निम्न वायुदाब होता है,
हवाएं उसी की तरफ जाती हैं। अगर पूरब में निम्न वायुदाब है तो हवा पश्चिम से पूरब जाएगी, और अगर पश्चिम में निम्न वायुदाब है तो हवा पूरब से पश्चिम आएगी। तो दो पेटियां होती हैं, और इन्हीं दोनों पेटियों के बारे में हम पढ़ेंगे कि ये कब कब इनका निम्न वायुदाब पूर्व की तरफ कब होता है और उच्च वायुदाब पश्चिम की तरफ कब होता है। यही दो पेटियां हैं, हम उसी बारे में लिखिए थोड़ी सी क्या हुआ, लिखिए। धरातल पर, धरातल पर वायुदाब का वितरण, वायुदाब का वितरण असमान है। हमारा वायुदाब, तापमान, जलवाष्प और पृथ्वी की परिभ्रमण गति आदि कई कारणों से प्रभावित होती है। धरातल पर वायुदाब दो प्रकार का पाया जाता है। उच्च वायुदाब नंबर 1, निम्न वायुदाब। अभी परिभ्रमण गति आ गई है, और क्या आ गया एक परिभ्रमण। बताओ नेहा, दोनों क्या है, क्या है? ऐसी गति है, एक चलती है और एक दौड़ती है। बताओ क्या है? किसमें? परिक्रमण। ठीक बता रहे हो? नहीं, सही है। ठीक है, परिभ्रमण अपने अक्ष पर और परिक्रमण अपने कक्ष पर, या चारों तरफ। ठीक, सही है। तो हमारे धरातल पर जो वायुदाब होता है उसके लिए दो तीन चीजें निर्भर करती हैं। एक तो आपका तापमान होता है, जलवाष्प होता है, और पृथ्वी की जो परिभ्रमण गतियां, ये तीन चीज के आधार पर हमारे यहाँ दाब पाया जाता है। और धरातल पर दो प्रकार के दाब पाए जाते हैं, एक उच्च वायुदाब और दूसरा निम्न वायुदाब। पहले बात ये करिए, एक मिनट देखते हैं वो बुझा दिया है। इन्हीं वायुदाब पेटियों के आधार पर, इन्हीं वायुदाब की पेटियों के आधार पर हम पृथ्वी पर गोले के आधार पर, गोले के आधार पर, मतलब उसके गोले आकार के आधार पर निम्न का अध्ययन करेंगे, निम्न का अध्ययन करेंगे।
हाँ, उसके गोले फिर से लिखो, क्या लिखिए? आधार पर निम्नलिखित या निम्न का अध्ययन करेंगे। अब नंबर 1 लिख लिया आप लोग, भूमध्य रेखी निम्न वायुदाब प्लेटिंग। इसका विस्तार भूमध्य रेखा के समीप लगभग 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक का है। भूमध्य रेखा पर वर्ष भर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं तथा यहाँ पर दिन और रात बराबर होते हैं। जिस कारण अत्यधिक तापमान के कारण हवाएं गर्म होकर ऊपर फैलती हैं तथा उठती हैं। हवाएं गर्म होकर ऊपर फैलती हैं तथा उठती हैं। जिसके कारण नीचे निम्न दाब की स्थिति बन जाती है। इस क्षेत्र में पवनें बहुत शांत तरीके से चलती हैं। बहुत शांत तरीके से चलती हैं। अतः इस क्षेत्र को शांत क्षेत्र भी कहा जाता है। देखिए एक चीज याद रखिएगा, वायुदाब और तापमान इन दोनों में हमेशा विपरीत का संबंध होता है। ठीक, जहां तापमान अधिक होगा वहां वायुदाब कम होगा। जैसे हमने आपको दिखाया कि भूमध्य रेखा के 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण, या ऐसे समझ लीजिए
ये भूमध्य रेखा हो गया। 5 कहाँ आएगा, मान लीजिए उत्तर वाला ये हो गया, दक्षिण वाला ये हो गया। तो यहाँ पर निम्न वायुदाब है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सूर्य की जो किरणें हैं वर्ष भर लंबवत चमकती है, तो यहाँ का तापमान हमेशा क्या रहता है, ज्यादा रहता है। जब तापमान ज्यादा रहेगा तो वायुदाब क्या रहेगा, कम रहेगा। तो ये चूंकि वर्ष भर यहाँ पे ऐसा होता है, यहाँ पर चूंकि बहुत मौसमी परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर जो हवाएं भी चलती हैं बहुत शांत तरीके से होती हैं, बहुत उठा पटा नहीं बचाती। हमारे यहाँ पर जैसे अभी नॉर्मल चल रही है, अप्रैल में लू आ जाएगा, आंधी आ जाएगी, ये सब शांति होती है। यहाँ पर क्योंकि बहुत मौसमी परिवर्तन होता नहीं है, 12 महीना सूर्य का प्रकाश सीधा पड़ता है, शाम को वहाँ पर वर्षा होना फिक्स है, कहाँ पर, यहाँ पर। और दिन की जो हवाएं होती है बिल्कुल एक बराबर चलती है, शांत तरीके से, बहुत उठा पटा नहीं करती है। इसलिए यहाँ पर निम्न वायुदाब हमेशा बना रहता है। और जब तापमान अधिक होगा तो वायु क्या होती है, घनत्व से क्या होगा भाई, जब हल्की होगी ना, जब तापमान ज्यादा होगा तो जो वायु हो जाती है वो ऊपर उठती है, हल्की हो जाती है, फैलती है। या आप ऐसे समझो कि जब ठंडी हवा चलती है तो नीचे बैठती है, और जब गर्म हवा चलती है तो आप ऊपर उठती है। इसीलिए आप देखे होंगे कि एसी हमेशा छत के लगभग ऊपर लगाया जाता है। एसी कहाँ लगाया जाता है, लगभग खिड़की के ऊपर, मतलब कि हम जहाँ सोते बैठते हैं उसके ऊपर। क्यों? क्योंकि जब एसी ठंडा हवा देगा वो ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, नीचे आएगा ना। ठंडी हवा वजन होती है, गर्म हवा ऊपर उठती है, और ठंडी हवा क्या करती है, नीचे आती है। तो जब एसी इसीलिए ऊपर लगाया जाता है कि जब एसी के द्वारा जो ठंडी हवा आएगी, शीतल हवा आएगी, वह नीचे आएगी। तो नीचे आएगी तो हवा नीचे, तो हमें ठंडा महसूस करेगी। और गर्म हवा हमेशा ऊपर फैलती है, ऊपर उठती है, और ठंडी हवा क्या करती है, नीचे बैठती है। बेटा वो लगाते हैं, मजबूरी में लगाते हैं। नीचे कहाँ लगाते हैं, खिड़की में, जमीन पे नहीं लगाते हैं। वो ठीक है, लगाते इसलिए कि तोड़ना फोड़ना ना पड़े। अमूमन आप देखे होंगे कि लगभग वो आप देखे होंगे कि इतना ऊपर ही एसी लगाया जाता है नियम से, ताकि आप टेबल पर कुर्सी पर तो हवा तो देगा ही। मतलब बात समझ पाई ना कि आप अपनी खिड़की में लगाते हो, दीवार तोड़ने का आपका मन नहीं कर रहा है तो खिड़की के जाली तोड़ने को लगा देते हैं, खिड़की के ऊपर लगा देते हैं। कुछ लोग घर में टेबल पर ही रख देते हैं, तो वो तो एक अलग कंडीशन हो गई। लेकिन अमूमन आप देखेंगे, अगर उसकी प्रक्रिया को देखेंगे, ज़्यादातर जगह में आप देखेंगे तो वह लगभग ऊपर ही लगाई जाती है, मतलब ऊपर, मतलब छत के नीचे, खिड़की के ऊपर। ये उसकी कंडीशन होती है, ये हवा की अपनी क्वालिटी होती है। तो जब गर्म हवा होती है या तापमान ज़्यादा होता है तो हवाएं गर्म होंगी, जब गर्म होंगी तो क्या होंगी, ऊपर उठेगी। अब सवाल ये भी आता है आपके साथ, सर कूलर क्यों नहीं ऊपर लगाया जाता, कूलर क्यों नहीं ऊपर लगाया जाता, कूलर ऊपर आप कैसे लगाओगे? लेकिन आप देखे होंगे लेकिन आप देखे होंगे कि जो पढ़ाने का काम नहीं कर रहा पहले कूलर जब टीन से बड़ा आता था तो वो भी ऊपर ही लगाया जाता है, टेबल ऊपर रख कर। अब कूलर थोड़ा फैंसी आ गया है, रूम कूलर आ गया है, प्लास्टिक वाटर वाला आ गया है, तो हम लोग सर पकड़ कर के सोते हैं ना। लेकिन जो पहले कूलर बनते थे वो खिड़की के बाहर लगते थे, टेबल रख के बाहर की हवा खींचता था। तो ये एक अलग की बात हो गई, चूँकि बाहर रखना और ये तो कूलर की वो बातें होंगी कि बाहर की हवा को खींचना, उससे ठंडे से मतलब नहीं है। लेकिन जो एसी की हवा होती है उसमें जो एक नियाम गैस भरी होती है, वह आने वाले हवा को क्या करती है, शीतल करती है, ठंडी करती है। कूलर में ऐसा कुछ नहीं होता है। वो क्या करती है, हम लोग बाहर रखते हैं, बाहर के मौसम को खींच चले जाती है, फिर हम लोग पानी उसमें डालते हैं, तो पानी के द्वारा जो घास होती है वह धीरे धीरे क्या होती है, ठंडी हो जाती है। तो जो फिर वह हवा जो बाहर निकलती है तो हमें क्या लगती है, ठंडी लगती है। उसमें कोई ऐसी गैस
नहीं भरी जाती है कि गैस की वजह से हमें ठंडा महसूस हो, लेकिन एसी में गैस भरी जाती है, उसमें पानी आप नहीं देखोगे, वो गैस के रूप में भले थोड़ा थोड़ा गिरता, लेकिन पानी उसमें हम नहीं डालते हैं। लेकिन कूलर में हम लोग पानी डालते हैं, क्यों? क्योंकि जब उसकी जो घास होती है, घास इतनी मोटी होती है कि जब एक बार पूरी गीली हो जाती है तो काफ़ी देर तक वह ठंडा करती है। और बाहर हम लोग इसलिए लगाते हैं कि बाहर के ठंडे हवा को खींच के अंदर करें, तो इसमें हम लोग देखेंगे कि जो ठंडी हवा होती है, शीतल हवा होती है, वह वजन होती है, वो नीचे में होती है, और जो गर्म हवा होती है वह ऊपर होती है। तो जहाँ तापमान अधिक होगा तो वहाँ की हवाएं क्या होंगी? ऊपर होगी। जब तापमान ज़्यादा होगा तो हवा ऊपर जाएगी, तो नीचे कौन सी कंडीशन आ जाएगी? निम्न वायुदाब। और अभी जब ठंडी वाला हम पढ़ाएंगे तो ठंडी नीचे आती है, तो फिर वहाँ पर उच्च वायुदाब हो जाता है। इस तरीके से होगा। दूसरा देखिए, उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी, वायुदाब की पेटी या पेटी को लिख दीजिए। देखिए, दोनों गोलार्धों में दो गोलार्ध है कि चार? कौन कौन? और पूर्वी पश्चिम क्या है? हाँ, गोलार्ध दो ही है, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। लिखिए, दोनों गोलार्धों में इनका विस्तार 30 से 35 अक्षांशों के मध्य पाया जाता है। यहाँ पर शीतकाल में, यहाँ पर शीतकाल में 2 महीने छोड़कर वर्ष भर उच्च तापमान रहता है। उस 2 महीने में यहाँ पर उच्च वायुदाब पाया जाता है। वायुदाब पाया जाता है। इस गोलार्ध में या इस पेटी में पृथ्वी की गति के कारण भी वायुदाब में परिवर्तन होता रहता है। भूमध्य रेखा से लगातार ऊपर उठकर इस पेटी में
एकत्रित होती रहती है। साथ ही ध्रुवों से भी हवाएं इसी पेटी में आती हैं। जिससे यहाँ का वायुदाब अधिक बढ़ जाता है। इस पेटी को घोड़े का अक्षांश भी कहा जाता है। इस पेटी को घोड़े का अक्षांश भी कहा जाता है। घोड़े का अक्षांश कहने के पीछे एक घोड़े का अक्षांश कहा जाता है। देखिए अब इसको समझिए। हमने बताया कि ये 5 डिग्री था निम्न वाला, ठीक है। इसको हम लोग 30-35 मान सकते हैं, ठीक, और 30-35 इसको भी मान सकते हैं। अब यहाँ पर हमने क्या बताया था, निम्न वायुदाब, और यहाँ पर मैं क्या बता रहा हूँ आपको, उच्च वायुदाब। अब यहाँ पर उच्च वायुदाब क्यों है? एक तो यहाँ की जो पवनें ऊपर उठी फैली तो कहाँ जाएंगे, यहाँ से उठेंगे इस क्षेत्र में आएंगे और यहाँ से उठेंगे इस क्षेत्र में आएंगे। और दूसरा ये जो ध्रुवीय प्रदेश है, यहाँ पर हमेशा जो उच्च वायुदाब रहता है, तो यहाँ की पवनें किधर आएंगी, वो भी इधर जाएंगी। भाई यहाँ की पवनें तापमान ज्यादा होने की वजह से ऊपर उठी, कहाँ आई, यहाँ पर आ गई, ठीक। और ये जो ध्रुव है यहाँ पर अधिक उच्च वायुदाब है, तो ये भी निम्न तरफ आएंगे, किधर आएंगे, यहाँ आएंगे। इतना क्लियर हुआ? तो एक तो भूमध्य सागर वाली जो गर्म हवा थी वह ऊपर आई, और बाकी ध्रुवों से चलने वाली हवाएं यहीं आके इकट्ठा हो जाती हैं। तो इसलिए इस वाले क्षेत्र में हमेशा जो होता है उच्च वायुदाब होता है। उसके दो कारण है, एक तो यहाँ पर 12 महीने सूर्य चमकता है, यहाँ पर 2 महीने नहीं चमकता है। 2 महीने छोड़ के साल भर सूर्य का प्रकाश एक बराबर रहता है, लेकिन 2 महीने छोड़ के, एक वो कारण हुआ। दूसरे कारण ये हुआ कि ये हवाएं यहीं पर आई, ये हवाएं यहाँ पर आई, और ध्रुवों से चलने वाली हवा यहाँ पे आके इकट्ठा हो जाती है, ठीक। इसलिए यहाँ पर स्थिति क्या होती है, उच्च वायुदाब की होती है। 0 से 5 डिग्री अक्षांश तक निम्न वायुदाब, 30 से 35 तक उच्च वायुदाब, और 30 से 35 वाली पेटी को हम लोग घोड़े का अक्षांश पूछता है, इसमें मिलाएंगे बता हो गया। देखो घोड़े का अक्षांश इसे कहा जाता है। इसमें एक व्यापारी था, तो वह जहाज से घोड़ा लेके आ रहा था। एक व्यापारी था, कहाँ से चला, तो ऑस्ट्रेलिया की तरफ, मतलब यही ऑस्ट्रेलिया पड़ता है। तो वो मतलब वो जो जहाज ऊपर पानी वाले जहाज पे घोड़ा लेके आ रहा था। जब जहाज डूबने लगी तो वो क्या किया कि इन्हीं हवाओं के साथ घोड़े को क्या किया, समुद्र में उतार दिया। मतलब जहाज डूब गई और घोड़े को ये क्या किया, समुद्र में उतार दिया। और पवनें जिस तरफ चल रही थी, मतलब कि उसी पवन के तरफ से क्या किया, घोड़े को समुद्र से बाहर निकाल दिया। इसके तहत में एक कहानी बनाई गई है। या कहानी हो सकता सही हो कि जैसे देखिए, हम लोग जब कभी तैरते हैं या नहीं तैरते, अगर हमें अभी चलना हो, अगर हवा उधर से इधर आ रही हो और हमें उधर जाना हो, तो हमें चलने में कठिनाई होती है ना।
लेकिन अगर हवा ऐसे चल रही है उसी के पैरल अगर हम भी चले तो हम बहुत आराम से चलेंगे, यहाँ तक कि जैसे लगता कि धक्का मार के जा रहा हो। तो वही किया घोड़े को क्या किया। अच्छा, सेम कंडीशन पानी की भी यही होती है। पानी का बहाव जिस तरफ होता है, अगर हम उधर तैरते हुए चले तो बहुत आराम से हम लोग तैर जाएंगे, और अगर उससे विपरीत हम लोग चलेंगे तो बहुत मेहनत करना। अभी कल मुझे एक रात मोबाइल में दे रहा था कि अरब सागर में 5 मछुआरे गए थे मछली पकड़ने के लिए, और भाई वहाँ तो मिलता है ना कि लहरें उठती हैं कभी भी अचानक, वो तो फिक्स है नहीं। अब सागर हाँ कभी भी आ सकती है। सागर मतलब भाई गंगा नदी थोड़ी है कि हनुमान जी से वो उस बार हम लोग चले और झूसी आके निकल जाएंगे। तो सागर है, आप लेके चल दिए मछली को पकड़ने के लिए 100 किलोमीटर 50 किलोमीटर, कहीं लहरें आ गई तो डिसबैलेंस हुआ, जितने लोग सब डूब गए। उसमें एक व्यक्ति ऐसा था जो तैरते तैरते वो बांग्लादेश चला गया 5 दिन में 600 किलोमीटर। अब उस पानी में कोई आपको दिखेगा समुद्र में, बहुत दिखेगी तो पानी वाली जहाज दिखेगी। किसी देश से अगर आ रही है तो संयोग से हुआ क्या कि कोई जहाज, मतलब अभी कल ही था, तो जहाज के कैप्टन ने भाई पानी में तो जिसे कोई हाथ उठा रहा है तो दिखा उसको, तो हमने उससे देखा कि नहीं कोई आदमी है। तो वो क्या किया कि उनके पास वो रहता है जैसे बचाव के लिए नहीं होता एक एयर बैग जिसको उतार के फेंक दिया जाए तो आप पकड़ ले चला जाएगा। तो एक भाई वो भी बहुत बड़ी जहाज है चल रहा, वो भी तो जल्दी ब्रेक मारेगा नहीं, तो वो अपना जो बचाव वाला था उसको दिया, लेकिन वो नहीं पकड़ पाया। फिर भी वो क्या किया, अपनी जहाज को सारा घुमा, जैसे रेलवे ट्रेन है, अगर आप ट्रेन के आगे डिलीवरी करने के लिए जाता है तो ट्रेन का ड्राइवर देखता है कि ये व्यक्ति मर जाएगा, लेकिन वो ब्रेक नहीं मारेगा। क्यों? अगर वो ब्रेक मारेगा तो जितने ट्रेन में बैठे हैं ट्रेन पूरी पलट जाएगी, बहुत सारे लोग मारे जाएंगे। ठीक, तो वो कहता है, वो सीधा परामर्श देता है जाओ तुम खड़ी जाओ। सेम कंडीशन जहाज की होती है। तो फिर भी वो कैप्टन क्या किया, फिर मतलब दूर से घुमाव करके ले आके फिर एक बार उसको बचाव वाला आपने दिया, पकड़ लिया वो, फिर उसको ले आए। अब वो समझिए कि उसके ऊँट एकदम 5 दिन पानी में बिना कुछ खाए पिए, और वो उसमें लिखा था कि बीच में बारिश भी हो रही थी। समुद्र पानी आप पी नहीं सकते, खारा पानी होता है, जैसे आप पिएंगे तो थोड़ा बहुत भले पी सकते हैं, अगर ज़्यादा पिएंगे तो आप खुद ही मर जाएंगे, नमक की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी, बीपी आपकी बढ़ जाएगी, आपकी जो भी थोड़ी बहुत शक्ति काम करेगी वो भी छीड़ हो जाएगी, तो आप तैर भी नहीं पाएंगे। तो बताया कि 4-5 दिन में हमने क्या किया, जो बारिश पानी जो हो रहा था तैरते हुए मुँह खोल के जितना हो सकता था पानी में, हम लोग समझ में पानी वो नहीं पिया था, तो जिसको निकाला गया तो उसका उम्र फुल के एकदम बिल्कुल ऐसे वो हो गए थे। ये सारी चीज़ें अब सोचो, आप 5 दिन 6 दिन पानी में अगर अपने हमें आपको खड़ा कर दिया जाए, तैरना तो छोड़ दो, 5 दिन अभी आप पानी में खड़ा कर दिया जाए तो पैर वो हम लोग को फूल आएंगे, जो इतने अंग शरीर के पानी में रहेंगे वो सूजन मतलब बड़े बड़े हो जाएंगे, तो उसको पकड़ के बचाए। तो कुल मिलाकर बताने का मतलब है कि वो बांग्लादेश क्यों चला गया, समुद्र का बहाव जिस तरफ था वो उसी तरफ तैरता हुआ चला गया। भाई आपको आना इधर है और समुद्र का बहाव उधर है, तो जब अगर आपको जीने मरने की बात आए कि नहीं हम अपनी तरफ जा ही नहीं सकते, मर जाएंगे तुरंत, इससे बेहतर हम दूसरे देश में चले जाए, तो ये मामला था। तो ये जो घोड़े का मामला था, जो जिसको कि घोड़े का छांस को कहा जाता है, तो वो जो व्यापारी था जब जहाज को घोड़ा लेके आ रहा था तो जहाज किसी कारण से डूबने लगी या डूब गई, तो इसने क्या किया, इस घोड़े को समुद्र में उतार दिया, और जिस तरफ ये हवाएं चल रही थी उन्हीं हवाओं की तरफ से, मतलब देखिए हवाओं की गति से भी हम पूरे पश्चिम का अनुमान लगा सकते हैं। जैसे कहा जाता है कि जब पूर्वा हवा चलती है तो उसमें बड़ा खारापन होता है, जैसे आलसपन होता है। ठीक, बुजुर्ग जो पहले से कहे हैं वो सही भी है। जैसे हमें अगर अभी दिशा का पता लगाना हो पूरा पश्चिम, तो ये भी एक कारण है कि अगर वहाँ हवा चल रही है तो अगर आपको उस हवा से अगर आपको आलस आ रहा है, रूखापन आ रहा है, बिल्कुल जैसे लग रहा है थकान आ रही है, तो आपको समझ रहा है हवा किधर से आ रही है, इस तरफ से आ रही है, तो आपको लग जाना चाहिए कि नहीं ये पूर्व हवा चल रही है, इसका मतलब पूरा इधर है।
एक दिशा का अगर आपको पता लग गया तो चारों दिशा का पता लगा देंगे। पशु हमारी चलती है वो बड़ी आनंददायक होती है ना, उसमें लगता है कि पकौड़ी मिल जाए, चाय मिल जाए, चटनी मिल जाए ना, इस तरीके से कुछ न कुछ मतलब खाने पीने की मन करता है। बिल्कुल आप बिल्कुल प्रफुल्लित रहेंगे और इस समय देखो पूर्वज चल रही है, बिल्कुल वो आलस आ रही है कि अभी जैसे लग रहा है कि अगर ठीक ठाक से कोई काम हो रहा है तो आदमी सो रहे। तो चूंकि उन हवाओं से भी वो जो घोड़े का व्यापारी था, देखिए होता क्या है कि जब कोई जहाँ भी जाता है, हमें आपको भले पता ना लगे, लेकिन व्यक्ति अपने रास्ते की क्लियरिटी कर लेता है। जैसे हम लोग कहीं जाते हैं तो जो कभी कभार जाता है तो उनको अच्छी पता नहीं, उनको लगता है ट्रेन में बैठ के जाएंगे, दिल्ली उतर जाएंगे, दिल्ली पहुँच गए। अब दिल्ली में आपको कहाँ जाना है, वहाँ कैसे जाएंगे, ये आपको नहीं पता। लेकिन जो लोग हमेशा सफर करते हैं उनको सब वो अपना पता करके चलते हैं कितने बजे से हमको ट्रेन मिलेगी, ये ट्रेन हम छोड़ेंगे तो वहाँ से कौन सी ट्रेन मिलेगी, फिर वहाँ ऑटो पकड़ना है, बस पकड़ना है, उनको सारी चीज़ें पता रहती है और कौन से शॉर्टकट एरिया है। हम भी जब से इधर से हम फोर से आने लगे तो ये एक बगई से रास्ता जाके टोल टैक्स के पैलेस भी मिल जाता है, तो पहले 2 बार जाकर के उस रास्ते को देखा तो हम ये बगई पड़ता है उसको संसी है, उसके हाँ बगल से गाँव से रास्ता गया हुआ है सीधा सीधा सरसों मिलता है। तो मैं उसको पहले खोजा, भाई अब 130 रुपये टोल टैक्स देने से बेहतर है 2 किलोमीटर एक्स्ट्रा भी चल गए। हाँ तो थोड़ा घुमाव है, लेकिन हम उधर से अपनी गाड़ी में लेके आता हूँ, मैं उधर ही से आराम से आता हूँ, उधर से आराम से आता हूँ। तो आदमी क्या करता है, अपने जब रेगुलेशन जाना होता है तो आदमी अपना रास्ता खोल लेता है। तो जब वह जो व्यापारी था उसको भी रहा होगा कहीं हम जहाँ से भले चल रहे, लेकिन अगर ऐसी कोई दुर्घटना होगी तो हमें क्या करना है, हवाओं की तरफ हमें किस तरफ जाना है, इस तरफ जाना है, तो हम उसी तरफ अपने घोड़े को उतार के कर देंगे, निकल जाएंगे। तो इसीलिए एक काम नहीं घोड़े पे बैठना व्यापारी था, बहुत सारा घोड़ा लेके आ रहा था और किसी कारणवश नाव वहाँ बोलने लगी तो वो घोड़े को उतार कर अपना किनारे लगा दिया। तो इसकी एक कहानी बन गई है, इसीलिए इस देशांतर को ये पूछता है 2-3 बार मैं खुदे गलत किया हूँ इसको, लोअर पीछे में पूछ चुका है तो तुम लोग याद रखना 30 से 35 अक्षांश जो का देशांतर के बीच का जो होता है इसको क्या कहते हैं हम लोग, घोड़े का अक्षांश। इसको याद रखना, घोड़े का अक्षांश। समझ आ गया निम्न वायुदाब और उच्च वायुदाब, ये 2 पेटियां हैं। ठीक है, अगला देखिए, उपध्रुवी निम्न वायुदाब की पेटियां, निम्न वायुदाब की पेटियां। लिखिए इसको, इन पेटियों का विस्तार दोनों गोलार्धों पर 60 से 65 अक्षांशों के मध्य पाया जाता है। यहाँ पर तापमान भी कम पाया जाता है और वायुदाब भी कम पाया जाता है। क्योंकि यहाँ पर पृथ्वी की भ्रमण गति का संचार बहुत कम होता है। कि भ्रमण का संचार बहुत कम होता है।
तापमान के प्रभाव से ध्रुवों पर उच्च वायुदाब बना रहता है। ये किसी बात हो रही है, ये उपध्रुवीय, ये तो ध्रुव यहाँ पर हो गया, ठीक है। और उपध्रुव को मतलब ये नीचे वाला, ये तो 90 अंश पे है ना, ये जो ध्रुव है 90 पर है, और हम कितनी बात बता रहे हैं आपको, 65, मतलब यहाँ की बात करेंगे। ठीक, हमारी पृथ्वी एक नाशपाती की तरह है, बीच में उभरी हुई है और ध्रुवों पर जाकर मिल रही है। तो जब हमारी पृथ्वी भ्रमण करती है, मतलब कि अपने पास में घूमती है, तो ये वाला एरिया ज्यादा फैला होता है और ये वाला एरिया क्या करता है, जगह पे घूम जाता है। भाई आप देखेंगे तो यहाँ से यहाँ की दूरी और यहाँ से यहाँ की दूरी अंतर है। अब इसको जब घूमना होगा तो ये बहुत बढ़िया ऐसे जगह ले जा रहा हूँ चलेगा, और ये क्या करेगा, थोड़ा सा पीछे चलेगा। तो यहाँ पर निम्न वायुदाब पाया जाता है, यहाँ पर तापमान भी कम पाया जाता है और वायुदाब भी निम्न पाया जाता है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी की जो भ्रमण गति है यह अपना जो कम क्षेत्र में संचालित होती है, इसलिए यहाँ पर कुछ निम्न वायुदाब पाया जाता है और तापमान भी। अब हमने क्या बताया आपको कि वायुदाब और तापमान में विपरीत का संबंध होता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। तापमान यहाँ पर कम है और वायुदाब भी निम्न है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी की परिभ्रमण गति, अभी हमने बताया आपको कि दाब पेटियां तीन चीजें, तो अभी ध्रुव पढ़ा रहा हूँ ना, अभी तो ये उपध्रुवीय है ना, ये हेडिंग क्या है, उपध्रुव है ना। मैं क्या बता रहा हूँ, ध्रुव तो अभी इससे आगे आया है ना, ये ध्रुव हो गया और ये वाला एरिया क्या हो गया, उपध्रुव हो गया। ये अभी हम 60% की बात कर रहे हैं ना, उसके बाद जो ध्रुवीय वाला आएगा 90 उसके बाद आएगा। तो यहाँ पर तापमान भी कम और वायुदाब भी कम। क्यों? क्योंकि पृथ्वी की जो गति की वजह से ये हमारी पृथ्वी यहाँ पर ध्रुवों पर आकर चिपकी हो जाती है। क्लियर है? तो जब यहाँ पर पृथ्वी घूमेगी तो क्षेत्र बहुत कम लेती है, इसलिए यहाँ पर तापमान भी कम रहता है और वायुदाब भी कम होता है। अगले चौथा, ध्रुवीय उच्च वायुदाब की प्रक्रिया। ध्रुवीय उच्च वायुदाब की प्रक्रिया। अब वृत्तों से ध्रुवों की ओर जाने पर, वृत्तों से ध्रुवों की ओर जाने पर वायुदाब बढ़ता जाता है। ध्रुवों पर हमेशा उच्च वायुदाब पाया जाता है। ध्रुवों पर कठोर शीत का क्षेत्र, कठोर शीत का क्षेत्र, ठंडी का क्षेत्र, ठंडी का क्षेत्र, ठंडी का वातावरण हमेशा पाया जाता है। इसलिए यहाँ पर सदैव ही उच्च वायुदाब रहता है।
4 पेटियां प्रमुख हैं और 2 निम्न पेटियां और 2 उच्च पेटियां। और यहाँ पे हम देखेंगे कि जो निम्न वायुदाब यहाँ पर पहले तो हम समझेंगे कि वायुदाब और तापमान में का संबंध है, लेकिन धरातल पर जो पेटियां निर्धारित होती है उससे 3 के, एक तो जलवाष्प, तापमान और पृथ्वी का परिभ्रमण। अब जैसे हमने आपको पढ़ाया तीसरे उपध्रुवी में, यहाँ पर वायुदाब भी कम है और तापमान भी कम है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। जहाँ वायुदाब कम होता है वहाँ तापमान ज़्यादा होना चाहिए, या जहाँ पर तापमान कम होता है वहाँ वायुदाब ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर पृथ्वी का जो परिभ्रमण क्षेत्र है उसके आधार पर यहाँ पर वायुदाब और तापमान दोनों ही कम होता है। जब हम लोग बात करते हैं ध्रुव की, तो ध्रुव पर तो क्या है, बर्फ का पूरा चादर है, वहाँ तो निम्न वायुदाब पर सवाल ही नहीं उठता। ठीक, और जो हवाएं, एक लाइन में आपको दिखाया कि हवाएं वृत्तों से हमेशा ध्रुव की तरफ चलती है। हवाएं वृत्त मतलब ये वृत्त से हमेशा कहाँ चलती है, ध्रुव की तरफ चलती है। तो जैसे जैसे ऊपर जाती है, क्योंकि यहाँ पर तापमान ज़्यादा रहता है तो ये ऊपर उठती है, फैलती है। जहाँ पर जिस क्षेत्र में तापमान कम रहता है वो नीचे से चलती है। जब नीचे चलती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उच्च वायुदाब कहते हैं। और जब हवाएं ऊपर उठती है तो वहाँ पर हम लोग क्या कहते हैं, निम्न वायुदाब कहते हैं। और एक ये ध्रुवीय वाला सिस्टम है, एक ध्रुवीय है, 4 क्षेत्र है। अगली घड़ी आएगी वायुमंडल का महत्व। तो हो गया हेडिंग डाल छोड़ दीजिए, वायु और तापमान।